हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे, सर हिंदी क्लास कब शुरू करोगे। दोस्तों फाइनली आज से हम हिंदी क्लास शुरू करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। दोस्तों आपका कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, ठीक है, चाहे आपका वो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो या यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्ज़ाम हो या लेखपाल का एग्ज़ाम हो या दोस्तों यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो या दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, ठीक है, चाहे वो आपका फिर यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो ये क्लास सभी के लिए रहेगी। अब शुरू करते हैं दोस्तों, हम टॉपिक शुरू करेंगे आज। पहला टॉपिक होगा हमारा हिंदी वर्णमाला दोस्तों, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी को पता है मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूँ, ठीक है। रीजनिंग हम लगभग कंप्लीट कर ही चुके हैं दोस्तों। 4 से 5 चैप्टर आपके रह गए हैं, इनको भी हम जल्दी कंप्लीट कर देंगे दोस्तों, ठीक है। 4 से 5 चैप्टर रह गए हैं, जल्दी ही मैं इनको कंप्लीट कर दूंगा, आप परेशान बिल्कुल ना हो, ठीक है। और मैं आपको मैथ पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, और आज मैं हिंदी आपकी शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। विश्वास रखिए 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, आप किसी भी एग्जाम में चले आना दोस्तों, इन 3 सब्जेक्ट में किसी से भी पीछे नहीं रहोगे। चाहे कोई डिजिटल बोर्ड से पढ़ के आया हो या कहीं से भी पढ़ के आया हो दोस्तों, चाहे वो 7 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन, कितने भी बड़े चैनल से पढ़ के आया हो दोस्तों, किसी से पीछे आपको नहीं रहने दूंगा। ये दोस्तों मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है दोस्तों। बस हम पे इतनी सी कमी है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, पर मेरे इतने प्यारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे से मेरी मजबूरी को समझ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर वर्णमाला दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अपना पहला चैप्टर शुरू करेंगे वर्णमाला दोस्तों। क्या रहेगा अपना पहला चैप्टर? वर्णमाला रहेगा दोस्तों। बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर करने वाला हूं दोस्तों। जो भी स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, प्रत्येक चैप्टर के नोट्स बहुत अच्छे से तैयार कर लें। नोट्स बनाने से क्या होगा दोस्तों, जब आपके नोट्स अच्छे से बने होंगे और आप अच्छे से रिवीजन करके जाएंगे दोस्तों, विश्वास रखिए आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो अपना चैप्टर शुरू करते हैं दोस्तों। चैप्टर डाल लीजिए वर्णमाला, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। आप कहोगे सर 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं दोस्तों। अब इसमें कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, ये तो मैं आपको स्वर और व्यंजन पढ़ाने के बाद ही क्लियर करूंगा दोस्तों, क्योंकि बाद में आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा दोस्तों। बस आप अभी इतना याद रखिए, कितने वर्ण होते हैं? कुल 52 वर्ण होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों वर्णमाला होती क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, जो मुझको नोट करवाना है वो मैं बताता हुआ चलूंगा, किस बात को हमको नोट करना है, किसको नहीं करना है दोस्तों। और फिर भी आपको लगता है कि मुझको इस बात को नोट करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, अपने समझने के लिए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला, ठीक है दोस्तों। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, ये आपको सभी को पता होगी किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम या समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना सभी को क्लियर है? क्या है? वर्णों के व्यवस्थित क्रम या समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर ये व्यवस्थित क्रम होता क्या है दोस्तों, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूँगा। ये मैं आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग क्लियर करूँ तो बहुत अच्छा आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ABCD सभी स्टूडेंट को आती हैं, ठीक है दोस्तों। ABCD सभी को पता होगी दोस्तों। मैं आपको लिखता हूँ ABCDEF दोस्तों। इस तरीके से मैं गया कहाँ तक? Z तक। ABCDEFGHIJ दोस्तों, इस तरह
इस तरीके से मैं कहाँ तक गया, जेड तक गया। तो दोस्तों क्या है ये इनका, क्या ये व्यवस्थित क्रम में है ABCD? आप कहोगे सर बिल्कुल व्यवस्थित क्रम में है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वर्णमाला। ठीक है दोस्तों, क्या बोलेंगे इसको, वर्णमाला। किसी स्टूडेंट को दिक्कत तो नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देता, पहले B लिखता, फिर A लिखता, फिर D लिखता, फिर C, फिर E, फिर G, फिर F, इस तरीके से दोस्तों अगर मैं लिखता इनको, तो ये क्या वर्णों का व्यवस्थित क्रम है? ये ABCD वर्ण ही तो है दोस्तों। क्या ये वर्णों का व्यवस्थित क्रम है? अब आप कहोगे सर अब तो नहीं है, अब तो नहीं है, यहाँ पे पहले A आना चाहिए था, पर यहाँ पे पहले B आ गया, तो यह वर्णों का व्यवस्थित क्रम नहीं है दोस्तों। तो अब इसको क्या बोलेंगे, अब इसको वर्णमाला नहीं बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे वर्ण समूह। क्या बोलेंगे, वर्ण समूह दोस्तों। तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण समूह किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, और दोस्तों वर्ण समूह किसे कहते हैं, जो अव्यवस्थित क्रम उसका होता है वर्णों का। ठीक है, तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप उतारना चाहो उतार सकते हैं, वरना जो मैं आपको नोट्स में लिखवाऊंगा वो मैं आगे लिखवाने वाला हूँ इसकी परिभाषा। ठीक है, अगर आपको लगता है इस तरीके से समझने के लिए उतारना है तो आप उतार सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। कुछ स्टूडेंट आप कहेंगे सर ये वर्ण क्या होता है, वर्ण क्या होता है? तो मैं आपको वर्ण भी क्लियर कर देता हूं। वर्ण क्या होता है दोस्तों, इसमें नोट करके चलेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे। जिसके खंड या टुकड़े न किए जा सकें उसे क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं, जिसके खंड या टुकड़े न किए जा सकें उसे क्या बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे। जैसे दोस्तों मैं लिख देता हूं ए, क्या इसको तोड़ा जा सकता है, क्या इसके टुकड़े किए जा सकते हैं, क्या इसके खंड किए जा सकते हैं? तो आप कहोगे सर नहीं, तो ये क्या हुआ हमारा, ये वर्ण हो गया दोस्तों। मैं बोलता हूं ई, क्या इसको तोड़ा जा सकता है? आप कहोगे सर नहीं। मैं आपसे बोलता हूं कै, नीचे हलंत लगा है, ध्यान रखना। खे, क्या इनको तोड़ा जा सकता है? आप कहो सर नहीं। तो दोस्तों ये क्या हुए हमारे, ये हुए हमारे वर्ण दोस्तों। क्या हुए, ये वर्ण हुए दोस्तों। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर, वर्ण किसे कहेंगे पता होना चाहिए, किसे कहेंगे, जिसके खंड या टुकड़े न किए जा सकें दोस्तों। ठीक है, वर्ण का क्लियर हो गया। अब कुछ स्टूडेंट का डाउट रहता है सर ये वर्ण और ध्वनि क्या सेम होती हैं, क्या एक जैसे होते हैं ये, क्या वर्ण को ही ध्वनि बोलते हैं? तो दोस्तों ये भी मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। ठीक है, अब एक तरफ मैंने लिखा वर्ण, एक तरफ मैंने लिखा ध्वनि। ठीक है दोस्तों, एक तरफ वर्ण लिखे, एक तरफ ध्वनि लिखा। ठीक है, तो दोस्तों वर्ण क्या होता है, वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। और ध्वनि क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। मतलब आप समझो यहां से, जैसे दोस्तों मैंने लिखा ए, तो दोस्तों मैंने आपसे बोला ए, ये मैंने बोला जो आपको, तो ये दोस्तों बोला जो मैंने, तो उसकी ध्वनि आपको सुनाई दी ए। जो आपको ध्वनि सुनाई दी उसको क्या बोलेंगे, ध्वनि। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ध्वनि। और जो मैंने ये ए लिख दिया दोस्तों, तो ये क्या हो गया, वर्ण हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, वर्ण हो गया। मतलब क्लियर आप समझेंगे, क्लियर समझेंगे, वर्ण ध्वनि। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इसको ए को अगर लिख देता हूं, ए को लिख देता हूं, तो दोस्तों ये लिख दिया मैंने, तो ये क्या हो गया, वर्ण हो गया। अगर मैं इसको बोलता हूं ए, जो आपने ये ध्वनि सुनी, जो आपने ये आवाज सुनी, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, ध्वनि बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ आपका इतना।
और आपको इसकी परिभाषा में लिखवा देता हूं, ठीक है। पहले वो लिखिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्वनि में लिखिए, ध्वनि किसे कहते हैं, तो इसमें लिख लेंगे जो मैंने अभी आपको बताया था, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो आपका आंसर होगा ध्वनि दोस्तों, ठीक है। अब अगला क्या है, वर्ण दोस्तों। यहां आप लिखेंगे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। अगर लिखित इकाई पूछेगा, लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटे लिखित इकाई आपसे पूछेगा तो क्या होगा, वर्ण, और मौखिक इकाई क्या पूछेगा तो क्या होगा दोस्तों, ध्वनि होगा। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब एक डाउट और रहता है स्टूडेंट का, सर ये शब्द क्या होता है, शब्द क्या होता है, तो दोस्तों वो भी आपका क्लियर कर देता हूं, इनको नोट कर लीजिए आप। आगे क्लियर करता हूं मैं आपका शब्द। इसकी परिभाषा आप लिखेंगे, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपसे पूछा जा सकता है वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं दोस्तों। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ये सार्थक समूह क्या होता है ये भी आपको दिखा देता हूं दोस्तों। जैसे मैं आपको लिख देता हूं कलम, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, इनमें वर्ण है, ठीक है। तो इनका सार्थक समूह जो है, मतलब सार्थक समूह बनाकर इन्होंने क्या निकाला, एक शब्द निकाला, क्या, कलम दोस्तों। आपको पता है कलम क्या होता है, तो इनके सार्थक समूह को क्या बोलेंगे, शब्द बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शब्द बोलेंगे। मान लो मैं इनको ऐसे ना लिख के इन तीनों वर्ण को पहले इनमें मैं लिख देता, फिर कै लिख देता, फिर ले लिख देता, है तो अब भी तीनों वर्ण ये। अब क्या इसको तुम शब्द निकाल सकते हो कोई, मकल कोई शब्द होता है दोस्तों, नहीं होता। मतलब ये सार्थक समूह नहीं है, ये सार्थक समूह नहीं है दोस्तों। सार्थक समूह उसे बोलेंगे जिससे कोई शब्द निकल आएगा, ठीक है। जैसे आपका कलम निकल आया तो आपको पता है कलम क्या होता है, ठीक है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है आपको, सर क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है दोस्तों। अब मैं इससे एक सार्थक और बना सकता हूं, क्या, कमल। अभी तो ये तीन ही वर्ण हैं, इनसे एक सार्थक समूह से क्या बन गया, कमल कोई शब्द है, आपको सर बिल्कुल है। तो आपको पता होना चाहिए वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं दोस्तों। इतना क्लियर हो गया, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है, डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अब दोस्तों अब यहां से लिखेंगे आप इसकी परिभाषा वर्णमाला की, ठीक है। नोट्स में अच्छे से मेंटेन करेंगे, वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है। वर्णमाला हेडिंग डालेंगे और आगे लिखेंगे वर्ण या अक्षरों या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम या समूह को वर्णमाला कहते हैं दोस्तों। यहाँ से आपको एक डाउट और क्लियर होना चाहिए, आपको अभी तक यही पता था कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं दोस्तों। वहाँ पिछली बार क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया था एक एग्जाम में कि लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको भी वर्णमाला कहते हैं। ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए, अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। वर्णों या अक्षरों या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम या समूह को वर्णमाला कहते हैं। यदि वर्णों को
व्यवस्थित क्रम में न रखा जाए तो वे वर्णमाला नहीं बल्कि वर्ण समूह कहलाते हैं दोस्तों। जो मैं आपको अंग्रेजी वर्णमाला का एग्जाम्पल देके बहुत अच्छे से समझा चुका था दोस्तों, ठीक है। जैसे आप कै, खे, गे, घे दोस्तों, ये क्या है, एक व्यवस्थित क्रम में है, तो इसलिए क्या बोला, इनको वर्णमाला बोला दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ये व्यवस्थित क्रम है, खे, चे, मैं, ते नहीं दोस्तों, तो इसलिए इसको क्या बोला, वर्ण समूह बोला दोस्तों। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इसको अच्छे से लिख लेंगे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ डाल लीजिए हेडिंग वर्ण के भेद। क्या डालेंगे हेडिंग, वर्ण के भेद दोस्तों, बहुत अच्छे से लिखेंगे। हेडिंग डाल लीजिए वर्ण के भेद। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, ये यूपी पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। वर्ण के कितने भेद होते हैं, आप कहोगे सर 2 भेद होते हैं, कौन से, एक स्वर एक व्यंजन दोस्तों, ठीक है। अब स्वर क्या होता है, इसके नीचे को लिखेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं दोस्तों। इतना आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। स्वर किसे कहते हैं दोस्तों, आपने पढ़ा होगा छोटा बड़ा, आपने खूब पढ़ा होगा छोटी बड़ी दोस्तों, ये क्या होते हैं, ये स्वर होते हैं, ठीक। खूब पढ़ा था ना, छोटा सा अनार बड़े से आम, इस तरीके से पढ़ लेते दोस्तों। छोटा बड़ा छोटी बड़ी, ये क्या होते हैं, स्वर होते हैं दोस्तों, आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। इतनी परिभाषा आपने इसके नीचे लिख लेनी है, ठीक है, लिख ली। अब आपको व्यंजन की बात करनी है, ठीक है। अब व्यंजन क्या होते हैं, तो दोस्तों व्यंजन में आप लिखेंगे जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इतनी परिभाषा आपने लिख ली। अब समझेंगे स्वर क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, मतलब किसी की सहायता ना लेनी पड़े। जैसे ए हो गया अपना, ठीक है, ये ई हो गया दोस्तों। ये स्वर जो होते हैं दोस्तों, अभी आपको एक एक बात क्लियर करूंगा दोस्तों, कौन से स्वर होते हैं, बस आप अभी इतना समझिए। इन्हें बोलने के लिए, इन्हें लिख दोस्तों, इनका उच्चारण के लिए किसी की सहायता लेनी पड़ी, आप कहो सर नहीं, किसी की लेनी पड़ी, आप कहो सर नहीं। अब व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों, व्यंजन क्या होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कै कबूतर, खे खरगोश, कै खे गे घे, ये जो होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, ये व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। जैसे व्यंजन क्या बताया मैंने, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे मेरा कै है, क्या इसका उच्चारण स्वर की सहायता से हुआ है, आप कहोगे सर बिल्कुल हुआ है। जैसे आप बोलो कै, जब आप कै बोल रहे होगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे इसके लास्ट में मैं ए बोल रहा हूं, तो दोस्तों इसमें एक स्वर छिपा होता है। हर किसी व्यंजन में क्या छिपा होता है, स्वर। अगर मैं इसको तोड़ूं तो इस तरीके से तोड़ूंगा, कै प्लस ए में, ठीक है, इस तरीके से तोड़ूंगा इसको, मतलब इसका किसकी सहायता से हुआ है, इसका उच्चारण स्वर की सहायता से हुआ है दोस्तों, ठीक है। किसकी सहायता से हुआ है, स्वर की सहायता से हुआ है दोस्तों। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों ये, कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उनको क्या कहते हैं, स्वर, व्यंजन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपको इस तरीके से दे देगा दोस्तों, ठीक है। अब पहले हम दोस्तों स्वर कंप्लीट करेंगे आज,
आज हम स्वर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम दोस्तों कल हम व्यंजन कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम स्वर की बात करेंगे, व्यंजन की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। कल हम व्यंजन की बात करेंगे ओनली। तो आज स्वर को अच्छे से समझेंगे, एक एक पॉइंट को। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो आपको पता चल गया वर्ण के कितने भेद होते हैं। आप कहोगे सर 2, बिल्कुल क्लियर है। अब हेडिंग डाल लीजिए स्वर। स्वर, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल नोट्स मेंटेन करेंगे जिस तरीके से मैं आपको लिख पा रहा हूं। स्वर संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है 11। स्वर के भेद कितने होते हैं 3। और मात्राएं कितनी होती हैं 10। दोस्तों ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। इस तरीके से बना लेंगे। अब थोड़ा ऊपर कर देता हूं इसको, इतना रहने दो दोस्तों, ठीक है। अब यहां से भी एक एक पॉइंट नोट करके लिखेंगे। पहले इसको बना लीजिए, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, कहीं कहीं आप कहोगे सर स्वर इनकी संख्या 11 ही होती है 10 भी होती है कहीं, तो मैं आपको बता देता हूं। पहला पॉइंट बना के लिखेंगे, पहला इसको कवर कर लेते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है 11, कहाँ 10 होती है ये भी मैं आपको क्लियर करा देता हूं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट बना के लिखेंगे, लिखने के आधार पर, लिखने के आधार पर स्वर कितने होते हैं 11। लिखने के आधार पर स्वर, लिखने के आधार पर, लिखने के आधार पर स्वर कितने होते हैं 11। ठीक, क्लियर। अब अगला लिखेंगे, बोलने या उच्चारण के आधार पर, बोलने या उच्चारण के आधार पर, आधार पर स्वर कितने होते हैं, बोलने या उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं 10। बोलने या उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं 10 होते हैं, क्योंकि उसमें इस री को काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसमें उसको नहीं लिया जा सकता। तो बोलने या उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, आप कहोगे सर 10, ठीक है, इतना नोट कर लिया। अगला पॉइंट लिखेंगे, डॉक्टर भोलानाथ, ये क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है, भोलानाथ तिवारी के अनुसार, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वर कितने होते हैं, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वर कितने होते हैं 10, क्योंकि उन्होंने इसको नहीं लिया है, ठीक है। याद रखेंगे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वर कितने होते हैं 10, तो इतनी बात आपको नोट कर लेनी है। और एक और नोट करेंगे, मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, आप कहोगे सर 10, ठीक है। इतनी बात आपने नोट कर ली, किसी स्टूडेंट कोई दिक्कत तो नहीं है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने 10 दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्वरों की संख्या कितनी है 11। तो ये मात्राएं 10 क्यों हैं, मात्राएं 10 क्यों हैं, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, इस ए की कोई मात्रा नहीं होती। ए की कोई मात्रा होती है क्या, मुझे बताओ, अगर होती हो तो। ए की कोई मात्रा होती है, आप कहोगे सर नहीं, तो ए की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए गलत का निशान लग रहा है दोस्तों, मतलब नहीं होती है, ठीक है। आ की कोई मात्रा होती है, हाँ आ की मात्रा होती है। जैसे मैं लिख देता हूँ का, तो आ की मात्रा हुई, आप कहोगे सर बिल्कुल हुई। ये छोटी ई की मात्रा होती है, जैसे मैं लिख देता हूँ की, ठीक है, ये मात्रा रही, ठीक है। इस बड़ी की मात्रा क्या होती है आपको पता है, जैसे मैं लिख देता हूं की, ठीक है। अब इस ऊ की मात्रा आपको पता है, जैसे मैं लिख देता हूं कू, ठीक है। इस ऊ की मात्रा क्या होती है, जैसे मैं लिख देता हूं कू, ठीक है। तो ये मतलब कितनी मात्राएं होती हैं 10 मात्राएं इसलिए होती हैं क्योंकि इस ए की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। इतना क्लियर है, आप कहो सर क्लियर है। तो स्वरों की संख्या आपको पता चल गई, किसके आधार पर कितनी होती है,
आप कहो सर क्लियर है। कौन कौन से स्वर होते हैं ये आपको दिख रहा होगा, इनको अच्छे से आपको याद होने चाहिए ये, ठीक है। ये तो हर किसी स्टूडेंट के याद होते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिए। कभी मैं आपसे पूछूं ये स्वर है व्यंजन तो आपको क्लियर होना चाहिए। अब इनके भेद पर बात कर लेते हैं। भेद, भेद कितने होते हैं? क्या 3 ही होते हैं? तो दोस्तों आपको क्लियर कर देता हूं कितने होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के बोलने का तरीका, क्वेश्चन पूछा किस तरीके से गया है। तो पहली बात आप नोट करेंगे, अगर क्वेश्चन पूछा जाए मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद पूछे जाएं, मात्रा के आधार पर पूछे जाएंगे तो कितना लगाना आपको आंसर? 3, ठीक है 3। और आपसे पूछ लिया उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? 2। उत्पत्ति के आधार पर हम पिलुत को काउंट नहीं करते हैं दोस्तों, ठीक है, इसको नहीं लेते उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। क्या याद रखेंगे? मात्रा के आधार पर स्वर के भेद पूछेगा तो कितने बताने हैं? कितने बताने हैं मात्रा के आधार पर स्वर के भेद? 3। उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा तो कितने बताने? 2। कौन कौन से? ह्रस्व और दीर्घ दोस्तों, ठीक है। इतनी बात आपने नोट कर ली, क्लियर हुई यहाँ तक बात। इस बात को नोट करते हुए चलेंगे दोस्तों, यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए इनका उच्चारण होता कहाँ से है, ठीक है, इनका उच्चारण होता कहाँ से है। तो आप यहीं पर नोट करते हुए चलेंगे, यहीं पर नोट करते हुए चलेंगे। इस दोस्तों ये जो ए है और आ है ये बोले कहाँ से जाते हैं, तो इनके सामने को लिखते चलेंगे इसी तरीके से। ये कहाँ से बोले जाते हैं? ये बोले जाते हैं कंठ से, ठीक है, कंठ लिख देंगे। और दोस्तों ये कहाँ से बोले जाते हैं? ये बोले जाते हैं तालु से। कहाँ से? तालु से दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कहाँ से? तालु से दोस्तों, ठीक है। और ये ऊ कहाँ से बोले जाते हैं? ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। कहाँ से? ओष्ठ, ठीक है दोस्तों, ओष्ठ लिख ले यहाँ से। और यहाँ ये कहाँ से बोला जाता है दोस्तों? री, ये मूर्धा से बोला जाता है। कहाँ से? मूर्धा से दोस्तों, ठीक है। ये कहाँ से बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाता है। तो इतने लिख लिए आपने, इतने लिख लिए दोस्तों। और ये कहाँ से बोले जाते हैं दोस्तों? ये कहाँ से बोले जाते हैं? तो आपको याद रखना कहाँ से बोले जाते हैं? ये कंठ तालव्य, कंठ तालव्य दोस्तों, ठीक है। और ये कहाँ से बोले जाते हैं दोस्तों? ये कहाँ से बोले जाते हैं? कंठोष्ठीय, कंठ ओष्ठीय, ठीक है, कंठोष्ठीय। ये आपको याद रखना दोस्तों। इतनी बात आपको क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई आपकी? इतनी बात क्लियर हुई या नहीं मुझको बताएंगे? इतनी बात क्लियर हुई? किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक नोट कर लिया इनका। ये कहाँ से बोले जाते हैं? ये कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से। ये तालु से बोले जाते हैं, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। और ये री कहाँ से बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाता है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हुआ? एक एक डाउट आपको सर बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों, और इसको अच्छे से याद रख लेंगे। ये नोट लिखा है, ये छोटी, बड़ी और री दोस्तों, ये जो होते हैं ये क्या है? स्त्रीलिंग है। कैसे वर्ण है? ये स्त्रीलिंग वर्ण है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे? क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, निम्न में स्त्रीलिंग वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए दे देगा ए, ऑप्शन बी दे देगा ख, ऑप्शन सी दे देगा ई, ऑप्शन डी दे देगा ले, ठीक है। तो आपको क्या बताना है? ऑप्शन सी पर आपका ध्यान जाना चाहिए दोस्तों। आपको पता होना चाहिए ये क्या है? स्त्रीलिंग वर्ण है। क्या है ये? स्त्रीलिंग वर्ण है दोस्तों। इसमें किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं,
दोस्तों अब हम देखेंगे स्वरों के भेद दोस्तों, ठीक है। जैसा आपने देखा तो स्वर के कितने भेद थे, 3 भेद थे दोस्तों। अब हम उन तीनों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, स्वर को अच भी कहा जाता है। स्वर को किस नाम से जाना जाता है, और अच नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। कितने 3 भेद थे, नंबर 1 ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर दोस्तों, ठीक है। तीनों को बहुत अच्छे समझेंगे। पहले हम इसको अच्छे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ह्रस्व स्वर को, इसे क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद इसे क्लियर करेंगे, फिर इसे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए। मैं आपको एक एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको वो ये भी लिख कर दे सकता है क्वेश्चन में, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर। तीनों का नाम एक ही है दोस्तों, तीनों एक ही हैं, अलग अलग मत समझना, तीनों क्या हैं, एक ही हैं। या तो ह्रस्व स्वर बोल दे, वो लघु स्वर बोल दे, या मूल स्वर बोल दे, ठीक है। दोस्तों ये क्या होता है, सबसे छोटा होता है। क्या होता है, सबसे छोटा होता है। इसकी आप लिख लेंगे, एक पॉइंट बना के लिख लेंगे, ह्रस्व के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसलिए इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं दोस्तों। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है एक मात्रिक स्वर किन्हें कहते हैं, तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब क्या एक पॉइंट और याद रखेंगे, ह्रस्व स्वर को स्वतंत्र स्वर भी माना जाता है, ठीक है। दोस्तों स्वतंत्र क्यों माना जाता है, लिख लिया यहाँ आपने, ह्रस्व स्वर को स्वतंत्र स्वर भी माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो इन्हें बोलने के लिए, इन्हें लिखने के लिए, इनका उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये अपने आप में बस ए को, क्या किसी दूसरे की सहायता लेनी पड़ी, आप नहीं, आप कहोगे सर नहीं, तो ये क्या होते हैं, इनको स्वतंत्र स्वर भी कहा जाता है दोस्तों। तो आपको याद होना चाहिए इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सी होती है, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और री, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं दोस्तों। दीर्घ, गुरु या संधि स्वर दोस्तों, इनको दीर्घ स्वर भी कहते हैं, गुरु स्वर भी कहते हैं, और संधि स्वर भी कहते हैं दोस्तों। इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है दोस्तों। इसके बारे में भी आप लिख लेंगे, ठीक है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है। कितना, दुगना समय लगता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है दोस्तों, यह आपको लिख लेना है, ठीक है। क्या लिखा हमने, दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है दोस्तों। या आप ये भी कह सकते हो, दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें क्या नाम दिया जाता है, द्विमात्रिक। इसलिए इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है दोस्तों। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, दीर्घ, गुरु या संधि स्वर दोस्तों। अब इनको संधि स्वर क्यों कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। संधि स्वर क्यों कहा जाता है इनको,
संधि स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका निर्माण द्व स्वर के मेल से होता है। क्योंकि इनका निर्माण क्या होता है, दो स्वरों के मेल से होता है दोस्तों, इसलिए इनको संधि स्वर भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब इनको भी दीर्घ स्वर को या गुरु या संधि स्वर को भी दो भागों में बांटा गया है। किन भागों में, एक तो मूल दीर्घ और एक संयुक्त स्वर दोस्तों। एक मूल दीर्घ स्वर और एक संयुक्त स्वर दोस्तों। ठीक है, मूल दीर्घ कौन से होते हैं, मूल दीर्घ तीन होते हैं। कौन कौन से, छोटा बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ दोस्तों। ठीक है, मूल दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। और संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इनको दोस्तों इनको कितने भागों में बांटा गया, आप कहोगे सर दो भागों में। किन में, एक मूल दीर्घ स्वर में, एक संयुक्त स्वर में दोस्तों। ठीक है, मूल दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तीन होती है दोस्तों। कौन कौन सी, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और संयुक्त स्वर दोस्तों इनकी संख्या कितनी होती है, चार होती है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इतना क्लियर है आपका, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, आपको ये बात याद रखनी है, मूल दीर्घ स्वर का एक नाम और है। क्या नाम है मूल दीर्घ स्वर का, और क्या नाम है, आप कहोगे सर और नाम तो हमको पता ही नहीं पता तो सुनो। मूल दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, लिख देता हूं, जिन जिन वर्णों का निर्माण समान स्वरों के मेल से होता है, समान स्वरों के मेल से होता है, उन्हें क्या कहते हैं, मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। किसे कहते हैं, जिन वर्णों का निर्माण समान स्वरों के मेल से होता है उन्हें क्या कहते हैं, मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे इस आ का निर्माण जो हुआ है दोस्तों, किस किस से मिलके हुआ है, आप कहोगे सर ए प्लस ए, इससे मिलकर ही तो आ का निर्माण हुआ है। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। इस ई का निर्माण जो हुआ है वो किससे मिलके हुआ है, ई, जब ही तो ई हुआ है। और इस ई का निर्माण जो हुआ दोस्तों किससे हुआ है, जब भी तो बड़ा ऊ बना है। मतलब आप कह सकते हो जिन वर्णों का निर्माण समान स्वरों के मेल से होता है उनको क्या कहते हैं, मूल दीर्घ स्वर कहते हैं दोस्तों। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं, अब इस संयुक्त स्वर को क्लियर कर लेते हैं। संयुक्त स्वर दोस्तों, संयुक्त स्वर का नाम भी याद रखेंगे। एक नाम और है इसका, क्या नाम है दोस्तों, क्या नाम है, आपको याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से भूल जाते हैं बच्चे। क्या नाम है दोस्तों, इनको विजातीय स्वर भी बोल देते हैं। ठीक है, विजातीय स्वर। ठीक है, संयुक्त स्वर क्या बोलेंगे, विजातीय स्वर या मिश्रित स्वर भी कह देते हैं। ठीक है, या मिश्रित स्वर दोस्तों। क्लियर है, संयुक्त स्वर को किस नाम से आना था, विजातीय स्वर या मिश्रित स्वर के नाम से। विजातीय मतलब विषम जाति से मिलकर ये बनते हैं दोस्तों। तो इनका भी कुछ नाम होना चाहिए दीर्घ स्वर का, मूल दीर्घ का, क्योंकि ये इनका क्या बोलेंगे, सजातीय स्वर, मतलब ये समान जाति से मिलके बनते हैं। तो इनका एक नाम और याद रखिए, सजातीय स्वर। ठीक है, मूल दीर्घ स्वर का एक नाम और याद रखिए, क्या, इसका एक नाम और है, क्या है, सजातीय स्वर। सजातीय स्वर। ठीक है, आपसे पूछा जाए निम्न में सजातीय स्वर कौन सा है, तो इन चारों में से एक ऑप्शन को डाल देगा, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब इसमें संयुक्त स्वर का और क्या नाम थे, विजातीय स्वर और मिश्रित स्वर दोस्तों। विजातीय स्वर इनको क्यों बोलते हैं ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। क्योंकि ये विजातीय क्यों बोलते हैं इनको, असमान स्वरों के मेल से बनते हैं। क्यों बोलते हैं,
क्योंकि ये असमान स्वरों के मेल से बनते हैं। क्लियर है? अब असमान स्वरों के मेल से कैसे बनते हैं? जैसे इसका निर्माण जो हुआ दोस्तों किस किस से हुआ है आपको पता होना चाहिए। ए प्लस ई, तो क्या बनाया? ए दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब आपको पता चल गया असमान स्वरों के मेल से हुआ, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसे? विजातीय स्वर या संयुक्त स्वर दोस्तों। ठीक है, अब इसका निर्माण जो हुआ है ए प्लस ए से मिलके क्या बनेगा? ये ए बन जाएगा दोस्तों। अब इसका जो हुआ दोस्तों, अब इसका देखेंगे ये किससे मिलके बना है? ए प्लस ऊ से मिलके। ठीक है, अब ये जो बना है दोस्तों ये किससे बना है? ये इससे मिलके बना है। आपको क्लियर हो जाना चाहिए तब जाके हमारा ये बना दोस्तों, इसलिए इनको विजातीय स्वर या संयुक्त स्वर बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब आपसे कोई पूछे, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, निम्न में संयुक्त स्वर है और 4 ऑप्शन दे देता हूं आपको, आ ई और डी दे देता हूं, तो आप आसानी से लगा सकते हो ऐसे क्वेश्चन को या नहीं लगा सकते हो। आप कहोगे सर बिल्कुल लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना क्लियर हुआ। अब लास्ट बचता हमारा पिलुत्व स्वर। ठीक है, क्या बचता है? पिलुत्व स्वर। तो दोस्तों उसको भी क्लियर कर लेते हैं, पिलुत्व स्वर क्या होता है। इतना आपका क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, पिलुत्व स्वर क्या होता है दोस्तों? पिलुत्व स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, आप देखो इसमें कितना मात्रा का समय लगा? 1 मात्रा का। इसमें कितना लगा? 2 मात्रा का समय। इसमें कितना लगता है? 3 मात्रा का समय। इसलिए इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। पिलुत्व स्वर को और क्या कहा जाता है? त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब जैसे मैं आपको लिख दूं, ये आपको लिख दूं जो खींचकर बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, ओम। ठीक है, मैं इस तरीके लिख दूं राम। ठीक है, जहां बीच में मैं खींचूंगा दोस्तों, ये जो होता है इसकी पहचान होती है। ठीक है, ये क्या है? इसकी पहचान है। तो ये क्या है दोस्तों? पिलुत्व स्वर है। बस इसके बारे में इतना ही जानना था और इसके बारे में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके स्वरों के भेद क्लियर हुए या नहीं? बिल्कुल, कहीं भी किसी स्टूडेंट को डाउट तो नहीं है दोस्तों? डाउट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है और मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया लगातार बोलते बोलते, मेरी आवाज़ भी आप देख रहे होगे बैठने लगी है। ठीक है, तो दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, स्वर थोड़ा सा और रह गया है, इसको हम कल कंप्लीट कर लेंगे व्यंजन के साथ ही दोस्तों। पहले स्वर को कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम व्यंजन कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।